अगर आप भूल गए हो तो आपको हम याद दिला दें कि आने वाली 21 तारीख को इंटरनेशनल योग डे है। जाहिर है आप भी योगा दिवस की तैयारियों में जुट गए होंगे, तो इस खास मौके पर आपको हम मिलवाते हैं देश की सबसे फिट यूथ आइकन्स में से एक आरुषि निशंक से। आरुषि को बीते दिनों यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम फेथ फॉर अर्थ काउंसलर्स रिकॉग्निशन सेरेमनी के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी चुना गया था। आरुषि निशंक एक बेहतरीन कथक डांसर, एक्ट्रेस और एंटरप्रेन्योर हैं। वे एक पावरफुल सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। साथ ही जो अपने एनजीओ के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण, नमामि गंगा अभियान के माध्यम से गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने और पृथ्वी को बचाने के लिए अधिक पेड़ लगाने जैसे काम करती हैं। तो आइए, आपका परिचय उनसे हमने करा दिया है, उनसे हम डायरेक्टली अब बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और आने वाले दिनों में उनकी क्या आखिर प्लानिंग है। आरुषि निशंक इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरुषि, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। आपसे चर्चा आगे बढ़ाते से पहले दर्शकों को हम बता दें कि आरुषि निशंक बॉलीवुड में भी एक्टिंग कर चुकी है, उनका डेब्यू हो चुका है। आरुषि के पिता रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो इस वक्त देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आरुषि आपसे यही है कि आपका पूरा सफर कैसा रहा। ये बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम जब भी किसी एक फील्ड को चुनते हैं तो हम अपना सबसे बेहतर देने का प्रयास उसमें करते हैं, और हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, बहुत सारी फील्ड्स में आप हाथ मत आजमाओ, नहीं तो आप किसी एक में फेल हो सकते हो, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन आपने कई सारे फील्ड्स में कदम रखकर ये बात साबित कर दी कि अगर आप डेडिकेटली काम करते हैं तो हर कामयाब हो सकते हैं। आप पूरा सफर अपना बताएं। थैंक यू सो मच जिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम सब सुनते आए हैं कि बहुत सारी जगह जो लोग पैर डालते हैं वो सब नहीं हो पाते। बट माई लाइफ फिलोसफी वुड हैव बीन ऑलवेज डिफरेंट। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो है मैं काफी चीजों में रूल ब्रेकर भी रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को किसी रूल में नहीं बांधा। और जैसा कि मेरे परिवार ने भी मुझे सिखाया कि आप अपनी क्षमताएं खुद डिसाइड करते हैं। आप अपनी लाइन, जो थ्रेशोल्ड लाइन होती है, वो आप खुद ही डिसाइड करते हैं। और दैट इज द रीजन मैंने एक के बाद एक जो है वो नई चीजों को जिंदगी में किया। और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा। जब मैंने अपने एक बहुत बड़े एक महान व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगी, उनसे पूछा कि आदमी बूढ़ा कब होता है, तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंगली मुझे कहा था कि इंसान बूढ़ा तब होता है जब उसे लगता है कि उसे सब कुछ आ गया है और उसने जिंदगी में सब कुछ कर लिया है। तो आई थिंक दैट इज अ रीजन फॉर यूथनेस। एक मंत्रा मैंने अपनी जिंदगी का बांधा कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे अभी भी बहुत कुछ नया करना है और मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो दैट इज अ रीजन आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट इन माई लाइफ। और आरुषि, फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा? हालांकि आपने अपने पिता के बारे में बताया, लेकिन सबसे अगर ज्यादा क्लोज कोई होता है तो आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपकी 2 बहनें हैं, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भी कि बहनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी का नहीं होता। अगर कोई आपको लाइफ में सबसे ज्यादा पुश भी करता है या फिर सबसे ज्यादा सपोर्ट भी करता है तो वो आपकी सिस्टर्स होती हैं। क्या सही है ये बात भी? बिल्कुल। वैसे मेरी माताजी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स रही हैं। और वो कैंसर की वजह से हमने उन्हें खोया था जी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो हॉस्पिटल में थी और मैं 9 महीने उनके साथ रही, उनकी कीमो चली, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी मेरे कॉन्सर्ट्स बंद नहीं करने दिए, मेरा काम बंद नहीं करने दिया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि मेरी मदर ने मुझे किस तरीके से उस समय में भी तैयार किया आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए। एंड यस, सर्टेनली मेरी जो 2 बहनें हैं उनमें से एक जो है वो आर्मी में डॉक्टर है जी। और सबसे छोटी जो है वो अभी लॉ कर रही है। तो अच्छा है, परिवार का सपोर्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि आपका जो पहला, मैं कहती हूँ, क्लासरूम होता है वो आपका परिवार होता है। मदर वहाँ आपकी जो है वो शिक्षिका होती है, तो ये जो सिबलिंग्स होते हैं ना आपके, वो आपको आपकी जर्नी डिसाइड करने में बहुत मदद करते हैं। एंड आई फील वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। वेरी नाइस। और यही वजह है शायद कि आपने अलग अलग फील्ड्स में इतना बेहतरीन आप दे रही हैं अपना। लेकिन 2 अलग अलग बातें, एक होता है कि आप एक तरीके से ग्लैमर फील्ड में चले गए और एक होता है कि आप समाज की सेवा कर रहे हैं। इसके बीच में एक बड़ा डिफरेंस है।
इसके बीच में मेहनत तो लगी होगी आरुषि, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि एक तरफ आपको अपना एक्टर के रूप में करियर भी स्थापित करना है, दूसरी तरफ आपको लोगों की सेवा भी करनी है, पर्यावरण के लिए भी आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, तो इसके बीच में आपको क्या लाइन नजर आती है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम दो अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक एस्पेक्ट है जो आपका इनर सेल्फ आपको करने को बोलता है, दैट इज द सोशल वर्क, या आपका किसी भी एक कॉज के लिए बहुत डेडिकेटेड होना। मेरे लिए वो पर्यावरण और एनवायरनमेंट रहा है हमेशा से। दूसरा होता है आपका प्रोफेशन, और मुझे लगता है मेरा प्रोफेशन हमेशा से मेरा पैशन था, क्योंकि मैं कथक नृत्यांगना रही हूँ, और बीइंग एन आर्टिस्ट, एक एक्टर के एस्पेक्ट को समझना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। तो ये दो बातें बिल्कुल भी अलग नहीं है जिया। मुझे लगता है कि ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को बताते हैं। पर हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जितना आसान एक एक्टर को देख के लगता है कि उनकी जिंदगी बड़ी आसान है, हम जब स्क्रीन पे देखते हैं, एक सीन देखते हैं, 2 सीन देखते हैं, तो लगता है हाँ ठीक है, हो गया होगा। But it is not that way because I have my recent experiences and I would like to tell all of you कि ये बहुत challenging होता है, और आप कैमरे से कोई भी चीज छुपा नहीं पाते, तो ऐसे में बड़ी माइन्यूट सी चीजें भी कैमरा पकड़ता है। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मुझे लगता है हमको उन सभी कला प्रेमियों को, उन सभी लोगों को, उन कलाकारों को जो टेलीविजन पे आते हैं, मेहनत करते हैं, उनको बहुत सराहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपने क्योंकि कहा कि जो वाकई दिखता है वैसा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कभी कभी वो आपको नहीं मिलता। स्पेशली आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो ऐसा लगता ही है, आपको डिप्रेशन भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको मेंटली फिट रहना, फिजिकली फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि दर्शकों को हमने बताया कि आप एक योगा फिटनेस के लिए आइकन तो हैं ही, लेकिन आप मेंटली अपने आप को कैसे फिट रखती हैं। साथ ही ये भी दर्शकों को बताएं कि अगर आप ऐसी किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो ये मेहनत भी आसान हो जाती है। बिल्कुल, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम यू, बिकॉज अगर आप मेरी पुरानी फोटोज देखेंगे, जो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से इंटरनेट पे, सो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन माय हेल्थ। और मैं बहुत प्लम हुआ करती थी, काफी मोटी हुआ करती थी, और जो है बहुत डिफिकल्ट था। वेट लूज करना इज अ टफेस्ट टास्क, और मैंने बहुत रिलीजियस तरीके से जो है वो अपने एक्सरसाइज को, और मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आप एक्टिंग के फील्ड में जा रहे हैं तभी आपकी मेंटल फिटनेस अच्छी हो या होनी चाहिए। जो भी आप जिंदगी में कर रहे हैं, मेंटल फिटनेस का सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, आप जब भी कोई टास्क करते हैं तो उसके लिए आपको फोकस्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज, तो आप बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे आपको खुशी महसूस होती है, जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। तो नॉट ओनली जस्ट लुक गुड बाय फिजिकली, बट टू कीप योरसेल्फ इंटरनली हैप्पी ऑल्सो बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें। और जैसे कि कोविड के टाइम की मैं बात करूंगी, क्योंकि हम सब उसी से त्रस्त हैं, तो ऐसे समय में आप देखिए कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनपे जो है बीमारियों का असर भी थोड़ा कम होता है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक डेली रूटीन में एक्सरसाइज और मेडिटेशन को करें। बिल्कुल आरुषि, हालांकि हम यहाँ पर बिल्कुल भी बॉडी शेमिंग के पक्ष में नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि कई लोग इसको एक एक्सक्यूज भी बना लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और वो अनहेल्दी भी हो जाते हैं, अनफिट भी नजर आते हैं। अगर आप उनको कुछ कह देते हैं तो फिर वो शायद डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और लगता है कि हम बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये बताना कि फिटनेस बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपके दिखने के हिसाब से, ना ही आपके फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से, बल्कि मेंटली और सोल वाइज भी। योगा अगर आप करते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है।
एब्सोल्युटली, और आपने बिल्कुल सही बोला कि नॉट नेसेसरी कि आप पतले होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं कभी भी इस बात के पक्ष में नहीं रही हूँ। और अगर मेरी डाइट भी आप देखें तो आई डू ईट वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी। आई ईट लॉट ऑफ प्रोटीन, और मैं पनीर भी खाती हूँ, मैं मीठा भी काफी खाती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं मीठा नहीं खाती, पर हर चीज की एक मात्रा डिसाइडेड होती है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस रूटीन में जाना चाहते हैं। और दूसरी बात, एक्सरसाइज सिर्फ आपको फिट रहना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन में किस तरीके से आप संयमित रहें और अनुशासन में रहें, बिल्कुल वो भी सिखाती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें आती हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आप एक सैचुरेशन तक पहुंचते, लगता है अब आगे नहीं हो पाएगा। हमारे कथक में भी हमारे साथ होता था, 300 घुंघरू पहनने पड़ते थे, घंटों के रियाज होते थे। तो एक टाइम ऐसा आता था अब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो ही जिंदगी का, असली में वो ही जिंदगी का एक सैचुरेशन पॉइंट है। उसके ऊपर भी जो इंसान व्यक्ति मेहनत कर गया, उसे सक्सेस जरूर मिलती है। बिल्कुल। हालांकि अनुशासन से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल था, क्योंकि देश के शिक्षा मंत्री हैं आपके पिताजी रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो क्या घर में ही वो स्ट्रिक्टनेस नजर आती है? क्योंकि हमने देखा है कि जो प्रिंसिपल रहते हैं हमारे स्कूल में, वो घर में उतने ही लीनियंट भी हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ। तो क्या वैसा ही माहौल भी रहा घर में? नहीं, माय फादर हैज ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रिक्ट, और बल्कि स्ट्रिक्ट रहने का उनको कभी समय ही नहीं मिला, क्योंकि उनका समय हमेशा से काम के लिए और जनता के लिए रहा। तो कई बार ऐसा भी होता था कि वो ये भी भूल जाते थे कि हम लोग कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो वो कभी नहीं भूलते थे, अपनी छोटी छोटी बातों से हमें नए नए संस्कारों को डालना, ये मेरे माता पिता कभी नहीं भूले। और हम सब वो लोग हैं जो रामायण महाभारत की कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए। हमारे घर में पूजा पाठ का हमेशा से नियम रहा, और बहुत सारी बातें जो है वो हमने अपने माता पिता को देखकर सीखी। तो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में एक अच्छे संस्कार और सही अनुशासन का होना, उस टाइम गुस्सा आता है, कि इतने बजे मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। बट लेटर ऑन ये बात मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कुछ समय बाद जब आप पलट के अपनी जिंदगी को देखते हो, तो आपको लगता है कि जो और लोग हैं उनसे आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपने बहुत पहले अपनी जिंदगी में ये समझ लिया था कि आप क्या करना चाहते हो और किस अनुशासन का पालन करते हुए किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट हमारे पेरेंट्स को जाता है। बिल्कुल। और आपने डिसाइड कब कर लिया था कि आपको अब इस ही फील्ड में जाना है? क्योंकि सबसे बड़ा हालांकि डिसीजन यही होता है लाइफ में, किसी भी छात्र के लिए भी, कोई अगर कॉलेज में भी है तो उसके लिए भी बहुत कश्मकश रहती है कि हमें आगे जाकर क्या करना है। आपने कब ये डिसाइड किया कि अब ये वो समय है जब एक्टर वाली फील्ड में या फिर एज अ प्रोड्यूसर भी काम करना है, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करना है? ये कब आपको लगा? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डाला। कई बार लोग कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मेरे घर में कभी कोई ऐसी पाबंदी नहीं रही, और उन लोगों ने हमेशा ये चाहा कि मैं जिस चीज में अच्छी हूँ मुझे वो चीज करनी चाहिए। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने कथक की क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी जी। और तब से मैं ये जानती थी कि मुझे स्क्रीन के उस तरफ, देखने वालों की तरफ नहीं बल्कि परफॉर्म करने वालों की तरफ होना है। तो आई वॉज वेरी मच सर्टेन, और यही रीजन है कि मैं 15 से ज्यादा देशों में अपना प्रस्तुतिकरण ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मैंने बहुत लोगों को कथक सिखाया है। आई हैव बीन ICCR एंड दूरदर्शन ग्रेडेड आर्टिस्ट। और एक समय आया जब मेरे पास ऑफर आने लगे फिल्मों के और वीडियो सॉन्ग्स के, तो मुझे लगा कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए सिल्वर स्क्रीन पे जाना एक अपलिफ्टमेंट होता है। तो मैं अपनी शर्तों के साथ में और बॉलीवुड की तरफ बढ़ी। और आई एम वेरी श्योर, वन थिंग आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, कि मैं जो भी करूंगी वो बहुत ही कॉन्क्रीट काम जो है मैं बॉलीवुड में करना चाहूंगी। बिल्कुल, हमारी भी ऐसी ही आशा है, शुभकामनाएं हैं। मेरा आपसे आपके एक्सपीरियंस को लेकर ही सवाल है अगला, क्योंकि आपने वीडियो का जिक्र किया है, जुबिन नौटियाल के साथ आपका ये वीडियो आया है, और कुछ ही दिनों में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इस वीडियो को, क्योंकि 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज इसको मिल ही गए थे कुछ ही दिनों में। लेकिन इसकी मेकिंग के दौरान आपको क्या लगा कि ये गाना जनता को इतना पसंद आएगा, और शूटिंग के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
बहुत सारे डाउट्स थे दिमाग में, बिकॉज व्हेनेवर यू स्टार्ट विद योर जर्नी और आप कुछ नया करते हो तो आई एम श्योर आपके दिमाग में भी कई बार बहुत डाउट्स होते हैं, बिल्कुल, और मेरे बट वन थिंग आई वॉज वेरी श्योर अबाउट कि मुझे अपना बेस्ट दे के आना है, और यही रीजन था। मैं बार बार अपने डायरेक्टर को बोलती थी कि मुझे अगर डांटना पड़े तो बहुत डांटना, लेकिन मुझसे बेस्ट काम निकलवाना। और आई फील वेरी ग्लैड दैट आई वर्कड विद अ ड्रीम टीम विद ऑफ टी सीरीज, यू नो। डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे थे, कैमरामैन बहुत अच्छे थे, मेरे जो को एक्टर थे वो थे हिमांश कोहली, जिन्होंने बचपन से ही बहुत सारा काम टेलीविजन पे किया है, रोहित सुचांती, और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। तो जुबिन ने इसको गाया है, तो मुझे इस बात में मैं बहुत श्योर थी कि लोग इस गाने को और हमारे काम को बहुत प्यार देंगे। और दैट इज द रीजन कि कुछ 1-1.5 महीने में ये गाना 150 मिलियन क्रॉस करने वाला है। तो ये प्यार देखकर आई वाज वेरी ग्लैड, बट इट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हमने कश्मीर में शूट किया था और -16 में हम डिग्री टेम्परेचर में हम लोग शूट कर रहे थे। और बीइंग अ वुमन आई हैड टू लुक वेरी गुड, सो आई वाज जस्ट वेयरिंग एक पतला सा स्वेटर। तो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन वो सारे चैलेंजेस और डिफिकल्टी हम भूल गए जब लोगों ने हमें भर भर के बहुत सारा प्यार दिया। बिल्कुल, और इन तमाम चैलेंजेस को और आपके परफॉर्मेंस को जब कोई सराहना मिलती है तो बहुत अच्छा भी लगता है। कुछ अवार्ड्स का भी जिक्र मैं करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फेथ फॉर अर्थ काउंसलर रिकॉग्निशन सेरेमनी के लिए ऑनलाइन गेस्ट ऑफ ऑनर भी बनाया गया। यूथ आइकन अवार्ड दुबई, उत्तराखंड गौरव सम्मान, आधी आबादी अचीवमेंट अवार्ड, आई कैंट इवन काउंट, इतने सारे अवार्ड्स हैं। ये सफर आपने कैसे तय किया, और जब कोई सराहना मिलती है तो उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा होता है? Everyone like rewards and awards, क्योंकि ये आपको और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। और जो सवाल आपने पूछा कि सफर कैसे किया, और ये भी मैंने अपने पिता को देख के सीखा है, क्योंकि वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, और वो कहते हैं अगर तुमने अपनी जिंदगी के हर पल को अगर बुना नहीं अच्छे से तो वो बर्बाद हो गया, वो खत्म हो गया। और ये बात हमारे दिल और दिमाग में घर कर गई है। तो आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ वर्किंग टू मच। मैं वर्कोहॉलिक हूँ, और बहुत सारे फ्रंट्स पे हम काम कर रहे हैं, जैसे स्पर्श गंगा का मैंने जिक्र किया, हमारी एनजीओ है जी, और बहुत सारे अभी हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसको भी मैं संभालती हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, मैं एक्टर हूँ, और ऐसे ही बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी हम लोग लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी अपना बेस्ट दे सकते हैं वो देना चाहिए। बिल्कुल, That's all we can do. लेकिन आरुषि, एक तो सवाल ये सभी के जहन में होगा कि मजा किसमें सबसे ज्यादा आता है? एज अ एक्टर मजा ज्यादा आता है, सोशल एक्टिविस्ट, या फिर एज अ प्रोड्यूसर ज्यादा मजा आता है? It is a very difficult choice you're giving me. पर मैं हर बार ये बोलती हूँ, जब मुझे लोग कहते हैं कि आप क्या चीज सोचकर और देखकर जिंदगी में मोटिवेट होती है, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि जब मैं हर रोज सुबह उठ के सूरज की पहली किरण देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबसे खुशनसीब हूँ, क्योंकि मुझे सूरज की ये किरण आज देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग इसके लिए तरसते रहे। बिल्कुल। तो नेचर के पास रहना, नेचर को देखना मुझे बहुत खुशी देता है। कहते हैं ना, इंटरनल खुशी देता है। लेकिन आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और मुझे लगातार थिंकिंग अबाउट क्रिएटिव वर्क मॉडल्स, और नई हम सीरीज बना रहे हैं अभी, वो सब करने में भी मुझे बहुत मजा आता है। आई एम सॉरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, समझा जा सकता है इस चीज को। लेकिन आरुषि, अभी 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना ने बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी हैं। कहीं आप जा नहीं सकते, किसी प्रोजेक्ट पे आप खुलकर काम नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे लिमिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपका जो एनजीओ है, जिसके जरिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, स्पर्श गंगा एनजीओ के माध्यम से अगर आपने किसी की हेल्प भी की तो ये बड़ी मेहनत लगी होगी इसमें, उसको आपने कैसे मैनेज किया?
जी हाँ, बिल्कुल मेहनत लगी और उससे ज्यादा हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था, हमारा हर रोज हर हफ्ते एक वीकली क्लीनिंग ड्राइव चलता है संडे को जी। वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 5 और देशों में भी चलता था जी। और पूरी दुनिया में 5 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए लोगों को घर पे रोकना कि गंगा जी की सफाई के लिए अभी तुरंत मत जाइए क्योंकि कोविड का समय है, यमुना जी की सफाई के लिए अभी मत निकलो, कुछ दिन बाद हम दोबारा जाएंगे, तो इट गेट वेरी डिफिकल्ट। बट जो सबसे अच्छा काम मुझे लगा कि हमारी टीम्स ने खुद की सेफ्टी को भी ध्यान में रखा है। जैसा हमने बार बार बताया, पिछली बार भी हम लोगों ने खादी के मास्क को बांटा था और क्योंकि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप मास्क पहनकर फेंक देते हैं जी, तो वो उस मिट्टी में कहते हैं ना, प्लास्टिक इज फॉरएवर, बिल्कुल, वो उस मिट्टी में जिंदगी भर के लिए बस के रह जाता है। तो मेरा वो कंसर्न भी था, इसीलिए हम लोगों ने खादी को, बिकॉज दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, आप जब यूज करके इसको फेंक देते हैं तो वो जमीन में घुल जाएगा कुछ समय बाद, उसकी चिंता नहीं होती और वाटर कंजम्पशन भी वो कपड़ा बनाने में कम लेता है। तो इन सारी कंसर्न को लेकर हमने खादी मास्क भी बनाया और इस बार हम लोगों ने बहुत सारी जगह राशन को पहुंचाया क्योंकि उत्तराखंड अगर आप जानते हैं तो बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है और ऐसे में हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड कराकर हमने लोगों को बेड्स और ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध कराने की कोशिश करी है, लेकिन ये घर से रहकर लोग कर रहे हैं। एक तरफ और आपने काम किया है क्योंकि उत्तराखंड का जिक्र किया, वहां पर आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी लगातार आप एक्टिव रही। इसके लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सवाल ये है कि आखिर क्यों लगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत में काम करने की आवश्यकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्योंकि मैं बहुत सारे देशों में जाकर, मैं यूनाइटेड नेशन की बॉडी से भी जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे देशों में जाकर मेरी बातचीत होती है, मैं पैनल से बोलती हूँ, तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरे देश को है। बिल्कुल हो सकता है कि और देश काफी विकसित हैं, इसीलिए उनको हमसे कम जरूरत ऐसा लगता है कि कम होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। हर व्यक्ति, हर औरत के हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट की एक अलग डेफिनेशन है और मुझे लगता है कि जो औरत देवी दुर्गा बन के असुरों का नाश कर सकती है, अन्नपूर्णा बनकर लोगों को खाना दे सकती है, ऐसी औरत को वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर जरूरत है इस बात की कि उसे याद दिलाया जा सके कि वो देवी दुर्गा है। तो वो कोशिश और वो पहल मैंने उत्तराखंड और पूरी देश और दुनिया में जाके शुरू करी है। बहुत अच्छा संदेश भी आरुषि आपने दिया है। आखिरी सवाल रहेगा ये आपसे, जाने का मन तो नहीं है, दर्शकों को भी बेहद ये पसंद आ रहा है कि आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं आप उनको एक संदेश जरूर दें इस कोरोना काल में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। साथ ही एक दूसरा एक पर्सनल सवाल ये है कि आरुषि आने वाले समय में अपने आप को किस प्लेटफॉर्म पर देखना चाहती हैं, या फिर कहें कि क्या पहचान उनकी मिले सभी लोगों के सामने? ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने जिंदगी में हमेशा वो किया जो भगवान ने मुझे रास्ता दे दिया और मैं अभी भी यही कहूंगी कि भगवान ने जिस रास्ते पे मुझे डाला है मैं उस राह पर चल रही हूँ। आपने अभी मुझसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात पूछी तो मैं आपसे और दर्शकों से बात साझा करना चाहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लेकर हम टी सीरीज के साथ एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है तारनी और इस पे 2 साल से लगातार काम हो रहा है। प्रसून जी जैसे महान राइटर्स और थिंकर्स इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी और ये एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है। एक्चुअल में एक इवेंट हुआ था जहां पर 6 लड़कियां पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर लगा के आई थी छोटी सी मेक इन इंडिया की बोट पे, तो उसको लेकर मैं ये बना रही हूँ। बाकी हॉटस्टार पे भी मेरी एक वेब सीरीज आ रही है जिसे मैं प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, एक्ट भी कर रही हूँ। तो जब मुझे भगवान ने इस रास्ते पे डाला है कि मैं कुछ अच्छा बनाकर लोगों को मोटिवेट कर सकूं स्क्रीन से, तो मैं वो जरूर करूंगी। बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं आरुषि जी, ऐसे ही आप काम करती रहें और साथ ही जनता का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। अभी दर्शकों के सामने आपने क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण और अपने जीवन से जुड़ी बातें साझा की हैं, वाकई बहुत इंस्पिरेशनल थी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।